Dear viewers, welcome to RSS English classes. In this video lesson, we will try to look at the interior of an English sentence. प्रिय दर्शकों, आपका RSS इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है और इस वीडियो लेसन में हम एक अंग्रेजी के वाक्य की आंतरिक संरचना को समझने का प्रयास करेंगे। हम एक अंग्रेजी के वाक्य को अंदर से देखेंगे कि उसकी आंतरिक संरचना क्या है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ सकता है कि इससे फायदा क्या होगा। बेशक ये फाउंडेशन है इंग्लिश ग्रामर की फाउंडेशन की बात मैं कर रहा हूं। अगर हमें इंटरनल स्ट्रक्चर अच्छी तरह से बनता है इंग्लिश सेंटेंस का, तो निश्चित रूप से हम इंग्लिश सेंटेंस को बेहतर समझेंगे और बेहतर इंग्लिश बोल सकते हैं और ग्रामर में हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। हमको ग्रामर की जो समझ है हमारी वो बहुत अच्छी होगी। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप ग्रामर शुरू करें तो पहले हम जो अंग्रेजी वाक्य है उसकी आंतरिक संरचना को ठीक से समझ लें, ताकि आगे जो है हमको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और हमारा जो इंग्लिश ग्रामर का आइडिया है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर रहे। अब इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, एक और प्रश्न का निराकरण जरूरी है। ये प्रश्न भी आ सकता है हमारे सामने कि आखिरकार सेंटेंस ही क्यों, शब्द क्यों नहीं, व्हाई सेंटेंस नॉट वर्ड, ये भी जरूरी है। तो हम इसका उत्तर समझ लेते हैं। अब हम इस प्रश्न के उत्तर को इस कन्वर्सेशन के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। पहले हम इस कन्वर्सेशन को पढ़ते हैं। मिस्टर ए, गुड मॉर्निंग मिस्टर बी, हाउ आर यू? आई सी यू आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। मिस्टर बी, गुड मॉर्निंग मिस्टर ए, आई एम फाइन। यू आर राइट, आई हैव बीन टू इंग्लैंड फॉर 3 months। अब इस कन्वर्सेशन में अगर हम ध्यान से देखें तो पहला वाक्य है गुड मॉर्निंग मिस्टर बी, हाउ आर यू दूसरा, आई सी यू आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ये तीसरा। पहला कन्वर्सेशन जो मिस्टर ए का है उसमें 3 सेंटेंस है। दूसरा कन्वर्सेशन में देखते हैं गुड मॉर्निंग मिस्टर ए 1, आई एम फाइन 2, यू आर राइट 3, आई हैव बीन टू इंग्लैंड फॉर 3 months 4। दूसरे कन्वर्सेशन में मिस्टर बी ने अपने जवाब को 4 सेंटेंस में पूरा किया। इसका मतलब ये होता है कि वी ऑलवेज टॉक इन द यूनिट्स ऑफ सेंटेंसेस। हम जब भी बात करते हैं तो सेंटेंस की यूनिट में बात करते हैं। मिस्टर ए का मतलब पूरा हुआ जब उसने 3 सेंटेंस बोले। मिस्टर बी का मतलब पूरा हुआ जब उसने 4 बोले। इसी प्रकार 5, 6, 7 या कोई भी नंबर हो सकता है या एक ही सेंटेंस हो सकता है। इसका मतलब यह होता है कि अ सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ कन्वर्सेशन। जब भी हम बातचीत करते हैं तो हमेशा सेंटेंस की यूनिट में कन्वर्सेशन करते हैं। इसलिए सेंटेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए ज़रूरी है कि हम सेंटेंस को इंटीरियर को ठीक से समझें, क्योंकि हमको सेंटेंस ही बोलना है तो हम सही सेंटेंस बोलें, उसमें गड़बड़ी ना हो। इसलिए ज़रूरी है कि हम सेंटेंस के इंटीरियर को अच्छी तरह समझ लें। अब यहाँ आपके सामने एक सेंटेंस है जिसके इंटीरियर को हम समझेंगे, इसकी आंतरिक संरचना को हम समझेंगे। जनरली क्या होता है कि हम वाक्य को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। पहला कहलाता है सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो इसमें बॉयज सब्जेक्ट है और आर प्लेइंग फुटबॉल इन द प्लेग्राउंड ये प्रेडिकेट है। तो देन द क्वेश्चन इज व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज अ वर्ड और ए फ्रेज अबाउट विच द सेंटेंस इज रिटन। यानी जो सब्जेक्ट होता है वो एक शब्द या शब्द समूह होता है जिसके बारे में वाक्य लिखा जाता है। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये प्रेडिकेट हो गया। इस हिसाब से ये इंफॉर्मेशन है सब्जेक्ट के बारे में। प्रेडिकेट इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट।
इट्स गुड। लेकिन आप देख रहे हैं कि प्रेडिकेट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, इसलिए अगर हम इसको और टुकड़े में तोड़ेंगे तो इसकी स्टडी ज्यादा बेहतर होगी, ज्यादा आसान होगी। इसलिए हम इसमें इसके 2 टुकड़े नहीं, इसके 3 टुकड़े करते हैं और फिर उसकी स्टडी करेंगे। मेरे कहने का मतलब हम इसे 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब ये हमारा वही वाक्य है और यहां पर हमने इस वाक्य को 3 हिस्सों में विभाजित किया है। पहला हमारा है सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब और तीसरा ऑब्जेक्ट। इससे हमको सेंटेंस को समझने में ज्यादा आसानी होगी, हम इसे ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो एक बार फिर से बता दूं, व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज द वर्ड और ए फ्रेज अबाउट विच द सेंटेंस इज रिटन। जो सब्जेक्ट होता है वो शब्द या शब्द समूह होता है जिसके बारे में पूरा वाक्य लिखा जाता है। अब यहां पर आप देख रहे हो वर्ब। वर्ब क्या? व्हाट इज वर्ब? वर्ब एक्चुअली गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट टाइम, टेंस एंड वॉइस ऑफ द सेंटेंस। जो हमारी वर्ब है वो हमको उस सेंटेंस में जो काम हो रहा है उसका टाइम, टेंस और वॉइस को बताती है। इसके बाद जितना हिस्सा बच जाता है वर्ब के बाद वो सब ऑब्जेक्ट कहलाता है। द रिमेनिंग पार्ट आफ्टर द वर्ब इज नोन एज ऑब्जेक्ट। वाक्य के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो वर्ब है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण डिटेल होते हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है। अब वर्ब के फंक्शन को समझने के लिए मैं आपके सामने एक नई एनालॉजी लेकर के आया हूं। आप देख रहे हैं यहां पर, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट एन इंग्लिश सेंटेंस इज लाइक अ 3 बोगी ट्रेन। एक अंग्रेजी का जो वाक्य होता है वो 3 बोगी की ट्रेन की तरह होगा। अंग्रेजी वाक्य एक 3 बोगी की ट्रेन जैसा होता है, जिसमें वर्ब इज द इंजन बोगी and subject is the passenger bogie and object is also the passenger bogie। मतलब इसमें जो वर्ब होती है वो इंजन बोगी की तरह होता है और सब्जेक्ट एक पैसेंजर बोगी है और ऑब्जेक्ट भी पैसेंजर बोगी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये जितने भी शब्द होते हैं, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वर्ब को छोड़ करके, वो सब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में अपना स्थान ग्रहण करते हैं। मतलब ये हमेशा आपको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में ही देखने को मिलेंगे। और वर्ब में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मिलते हैं। आप यहां पर देख रहे हो, बॉय सब्जेक्ट है, ये नाउन है, और ये हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग ये मेन वर्ब है। तो ये बॉयज एक नाउन है तो यहां सब्जेक्ट में आ रहा है। यहां पर आर हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग मेन वर्ब है, ये वर्ब में है। इसके बाद फुटबॉल ये नाउन है, इन जो है वो प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, प्लेग्राउंड नाउन है। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट में जाएंगे। मतलब वर्ब को छोड़ करके लगभग सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में जाते हैं। और वर्ब कहने का मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में आते हैं। ये ठीक उसी तरह से है जैसे इंजन में सिर्फ पायलट और असिस्टेंट पायलट ही बैठ सकता है। एक इंजन में असिस्टेंट ड्राइवर और ड्राइवर बैठ सकता है, और बाकी जितने भी पैसेंजर, बाकी जितने भी यात्री होते हैं वो सब या तो पैसेंजर बोगी में सब्जेक्ट में जाएंगे या पैसेंजर बोगी ऑब्जेक्ट में जाएंगे। यानी सारे पैसेंजर्स, यात्री पैसेंजर बोगी में जाते हैं, केवल हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब यानी असिस्टेंट ड्राइवर और मेन ड्राइवर इंजन में जाते हैं। इसलिए जो है मैंने आपको एनालॉजी बताया है जिससे आपको ठीक से सेंटेंस का फंक्शन समझ में आ सके। अब इसको और विस्तार से बताने के लिए मैं आपको आगे बताऊंगा कि हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब क्या है, क्योंकि हेल्पिंग और मेन वर्ब के कारण जो है हम बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन समझते हैं सेंटेंस के,
और उसके प्रकार भी यहीं से डिसाइड होते हैं, वर्ब से। अब मैं आपको वर्ब के दो बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स के बारे में बताना चाहता हूं। जैसे मैंने बताया था कि वर्ब में केवल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होते हैं, और हमारी वर्ब ठीक इंजन की तरह है जिसमें असिस्टेंट ड्राइवर और ड्राइवर जा सकते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी असिस्टेंट ड्राइवर है और मेन वर्ब हमारा मेन ड्राइवर है। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का प्रयोग होता है वर्ब में, और इनके कारण ही टेंस और वॉइस आइडेंटिफाई होते हैं। टेंस और वॉइस को इंडिकेट करती है वर्ब, और जिससे तमाम प्रकार के वाक्य बनते हैं, और वाक्यों की वैरायटी यहीं से मेंटेन होती है। अब आप यहां पर वर्ब के बारे में पूरी जानकारी देख रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि वर्ब के दो हिस्से होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। मेन वर्ब तो आप जानते ही हैं। मेन वर्ब का मतलब यह है जैसे कि गो क्रिया है, गो, वेंट, गॉन और गोइंग। मतलब वर्ब के चार फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। या कह सकते हैं प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म जो होते हैं वो मेन वर्ब के होते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार की होती है, जैसा आप यहां देख रहे हो, दो प्रकार की। नंबर ऑक्सिलरीज होती हैं, और दूसरी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब को हम बोलते हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब। अब यहां पर आप देख सकते हैं ये ऑक्सिलरीज हैं। ऑक्सिलरीज में डू, डज, इज, आर, एम, हैव, हैज, डिड, वॉज, वर, हैड, बी, बीन आते हैं। इनका क्या फंक्शन है? ये टेंस और वॉइस में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, और ये हमारी मॉडल है, और इसमें विल, शैल भी होते हैं। ये हमारी मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इसमें आप देख सकते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ऑट टू, मस्ट, नीड, डेयर, विल और शैल। विल, शैल मॉडल में आते हैं। तो यहां पर ये ऑक्सिलरीज का फंक्शन टेंस और वॉइस को इंडिकेट करना है। मॉडल हेल्पिंग वर्ब भी टेंस और वॉइस को इंडिकेट करते हैं, लेकिन इनका अर्थ कुछ दूसरा होता है। तो हमें एक वाक्य को अच्छी तरह से समझने के लिए जरूरी है कि हम इन सभी को, ऑक्सिलरीज को के फंक्शन को, मेन वर्ब के फंक्शन को और मॉडल हेल्पिंग वर्ब के फंक्शन को ठीक से समझें। तभी हमें सेंटेंसेस पर कमांड आएगा, कंट्रोल आएगा। ये है बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट अ सेंटेंस। अब जैसा कि आप जानते हैं, वर्ब इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारा जो वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन है। कभी कभी केवल हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, कभी कभी केवल मेन वर्ब हो सकती है, और कभी कभी एक हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब हो सकती है, कभी कभी दो हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब हो सकती है, और कभी कभी तीन हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब हो सकती है। मैक्सिमम तीन हेल्पिंग वर्ब ही हो सकती है, तीन से ज्यादा नहीं होती है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा जो वर्ब पार्ट है सेंटेंस का, वो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन है, और ये टेंस बताता है। मतलब इस कॉम्बिनेशन से हमें ये पता चलता है कि ये वाक्य किस टेंस में है। उसके साथ ही इस कॉम्बिनेशन से हमें ये भी पता चलता है कि वो कौन सा वॉइस है, हमारा जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। ये कॉम्बिनेशन ही बताता है हेल्पिंग मेन वर्ब का। और एक तीसरी चीज और हमें जानकारी मिलती है, वो है कि वर्ब का मूड क्या है, मूड का पता चलता है। तीन चीजें हमें वर्ब से पता चलती हैं। पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता देता हूं यहां पर, जिससे आपको समझ में आए
कि कैसे टेंस वाइज और मूड का पता चलता है। हमारा वाक्य है, बॉयज आर प्लेइंग चेस। अब इस वाक्य में ये हमारी वर्ब है, आर प्लेइंग, ये वर्ब है, आर इसमें हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग ये मेन वर्ब है। इस वाक्य से हमें ये पता चल रहा है कि ये वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है, क्योंकि इसमें इज-आर-एम आईएनजी का प्रयोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में होता है। तो पहली जानकारी हमें इससे जो मिल रही है वो ये है कि वाक्य किस टेंस में है, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ये पता चल रहा है। उसके साथ साथ ये वाक्य हमें ये भी बताता है कि यह वाक्य एक्टिव वॉइस में है, मतलब एक्टिव वॉइस में ही प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज-आर-एम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगता है। तो हमें ये एक इंफॉर्मेशन तो ये दे रहा है कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, मतलब टेंस की जानकारी मिल रही है, और दूसरी जानकारी हमें यह मिल रही है कि यह वाक्य एक्टिव वॉइस में है। इसके अलावा एक तीसरी जानकारी भी हमें मिल रही है, वो है इस वाक्य का मूड, और यह वाक्य इंडिकेटिव मूड में है, ये हमें जानकारी मिल रही है। इस प्रकार से हर वाक्य से वर्ब हमें, वर्ब का जो कॉम्बिनेशन है हेल्प में और मेन वर्ब का, वो तीन चीजें बताता है। वाक्य किस टेंस में है, वाक्य का क्या वॉइस है, और वाक्य का क्या मूड है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां पर है एक वाक्य, ही वॉज पनिश्ड फॉर टेलिंग अ लाई। यहां पर आप देख रहे हैं कि हमारी जो वर्ब है वो है वाज पनिश्ड। वाज बेरो थर्ड फॉर्म। तो पहली जानकारी जो टेंस की है वो ये है कि ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में है, यानी ये सिंपल पास्ट है। दूसरी जानकारी इसका वॉइस जो ये बता रहा है वो है पैसिव वॉइस, क्योंकि पैसिव वॉइस में ही पास्ट इंडेफिनिट में वाज वर्ब और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। तो इससे हमको दो जानकारियां मिली, टेंस मिला कि ये पास्ट इंडेफिनिट है या सिंपल पास्ट है। दूसरी जानकारी हमको मिली कि ये पैसिव वॉइस में है, और तीसरी जानकारी यह वाक्य भी इंडिकेटिव मूड में है। इस प्रकार से हमें ये वर्ब का जो कॉम्बिनेशन है हेल्प में और मेन वर्ब का, वो हमें ये तीन महत्वपूर्ण जानकारियां देता है। अब ये जो कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं टेंसेस के, वॉइस के और मूड के, बहुत सारे होते हैं। इस छोटे से वीडियो में सबको बताना संभव नहीं है। आप आगे मेरे वीडियोस का वेट करिए, और मैं सभी चीजों के बारे में, टेंस, वॉइस, मूड, सब के बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, आपको सारी चीज समझ में आएगी। अभी फिलहाल मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि वर्ब क्या क्या इंडिकेट करती है। तो आपने देख लिया कि इससे हमको टेंस, वॉइस और मूड के बारे में पता चलता है। एक बात और, न केवल मैं वर्ब के अंदर जाकर देखूंगा या हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर क्या है, उसको ठीक से एग्जामिन करेंगे, हम सब्जेक्ट को भी इंटरनली अंदर से देखकर एग्जामिन करेंगे कि उसमें क्या क्या होता है और उसमें हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। इसी प्रकार हम ऑब्जेक्ट को भी देखेंगे कि उसके अंदर क्या है, वहां पर वर्ड्स का अरेंजमेंट कैसे होता है और उसमें हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, उसको भी देखेंगे। तभी हमारी सेंटेंस की स्टडी पूरी होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर है, ये फाउंडेशन है, इसको ठीक से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे चलकर हमारी सारी जानकारी इसी पर बेस्ड है। अगर हमारा फाउंडेशन गड़बड़ है तो हमें आगे की चीजें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए इन सब चीजों को ठीक से समझना जरूरी है। अभी मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है कि वर्ब क्या इंडिकेट करती है, वर्ब से हमको क्या जानकारी मिलती है। अभी इनके बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में, टेंस के बारे में, वॉइस के बारे में, मूड के बारे में मैंने डिटेल जानकारी आपको नहीं दी है। इसके बारे में आगे आपको बताऊंगा, आगे आपको जानकारी मिलेगी। आपको वेट करना है मेरे वीडियोस का,
और उन्हें देखना है, आपको समझ में आएगा। अब इनिशियली जो हमें इसके बाद जानना है वो ये है कि हम हेल्पिंग वर्ब का यूज कैसे करते हैं। मतलब हमको ये जानना पड़ेगा कि हम किस हेल्पिंग वर्ब को किस टेंस, किस वॉइस में और किस कॉम्बिनेशन में, मतलब मेन वर्ब के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन बना करके और कैसे यूज करते हैं। ये बड़ी थ्योरी है, इसके लिए मुझे आपको अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। अभी फिलहाल हम जो पहली बात हमको समझना पड़ेगी वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। वो हमें जानना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही फाउंडेशन वाली जानकारी है जिसको जानना बहुत जरूरी है। खास करके अगर आप कोई प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं, अगर आपको एरर स्पॉटिंग करनी पड़ती है तो उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बहुत बड़ा रोल है। तो उसके बारे में आपको पहले 2 वीडियो बनाऊंगा। पहला जो वीडियो होगा वो बेसिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बेसिक होगा, बेसिक जानकारी उसमें दी जाएगी, वो पार्ट 1 होगा। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेसिक वाला। इसके बाद आगे के एडवांस जानकारी उसके बारे में वो दूसरे वीडियो में रहेगी, क्योंकि ये जानकारी बहुत ज़्यादा है और उसको एक ही वीडियो में हम समेट नहीं सकते हैं, उसके लिए अलग अलग वीडियो बनाने पड़ेंगे। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का उद्देश्य क्या होगा वो मैं आपको पहले बता दूं कि दरअसल वो किस लिए है। अभी कहा बेसिक जो जानकारी उसकी कहाँ तक सीमित रहेगी उसको समझ लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ ऑक्सिलरीज हैं यहाँ पर, जैसे डू, डज, इज, आर, एम, हैव, हैज, वाज और वर है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो मेरा अगला वीडियो होगा वो उन हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में होगा जिनमें चॉइस होती है। जैसे मान लीजिए कभी कभी हमको डू लगाना है या डज लगाना है, ये जानकारी होना जरूरी है। इज लगाना है, आर लगाना है, एम लगाना है, ये जानकारी होना जरूरी है। हैव लगाना है या हैज लगाना है, ये जानकारी होना चाहिए। वाज लगाना है या वर लगाना है, ये जानकारी होना चाहिए। लेकिन वहीं कुछ ऐसी हेल्पिंग वर्ब होती है जिसमें कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, जैसे कि डिड। अब डिड के साथ प्रॉब्लम क्या है, डिड का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अगर हमें मालूम है कि किस टेंस में हमें डिड लगाना है और तो हम इसे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी प्रकार है हैड, इसका भी कोई ऑप्शन नहीं है। जहां हैड लगेगा वहां हैड लगेगा, हमें केवल ये जानकारी होना चाहिए कि किस टेंस में हमें हैड लगाना है। तो इस प्रकार से बहुत से ऐसी हेल्पिंग वर्ब हैं जिनमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो बेसिक रूप से हमें उस पर देखना है जिन हेल्पिंग वर्ब्स में चॉइस है, जैसे हमें डू लगाना है या डज लगाना है। अगला वीडियो मेरा इसी के बारे में होगा। मैं समझता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अलग अलग डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। आपका ये सहयोग आपको ही अधिक फायदा देगा, आपको और अधिक वीडियो मिलेंगे और आपको अधिक जानकारी मिलेगी। धन्यवाद।